हेलो एवरीवन। तो बेटा आज हम बात करेंगे अभिक्रिया के वेग पर ताप का पर्व। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको अकेले बैठना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्टिव टॉपिक है। अगर आप शोर शराबे में हैं या फिर आपके पास कोई है या आप मोबाइल में देख रहे हैं तो बेटा फिर ये लेक्चर मत देखिए क्योंकि ये लेक्चर समझ में आने वाला नहीं है। अगर आपको इस लेक्चर को समझना है तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके समझना पड़ेगा। बहुत ज्यादा आपके पास कॉपी हो पेन हो आपको लिखना है क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। और एक और बात बेटा मैं आपको बता दूं, ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर देखो वैसे तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई, क्वेश्चंस भी कराए, लेकिन दो टॉपिक ऐसे हैं अगर मैं कहूँ कि आप चाहो कि इस चैप्टर से वो कौन से टॉपिक किया जाए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दो ही टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कंपटीशन के अंदर भी और बोर्ड के अंदर भी। एक तो आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो मैंने क्वेश्चंस भी कराए, न्यूमेरिकल्स भी कराए, नीट के क्वेश्चंस भी कराए जो प्रीवियस में उसके ऊपर पूछे गए। और दूसरा है हमारे पास ये टॉपिक क्योंकि यहाँ से कंपटीशन में ये वाला जो आज का टॉपिक है वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि बोर्ड में भी क्वेश्चंस आते हैं लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा आते हैं। और आज के टॉपिक से ही हम आर्हेनियस इक्वेशन को डेराइव कराएंगे कि जो आर्हेनियस इक्वेशन है बेटा कहाँ से आई और कैसे आर्हेनियस इक्वेशन को दी गई। लेकिन आर्हेनियस इक्वेशन को हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, यहाँ तो डेराइव कराएंगे कि आर्हेनियस इक्वेशन कैसे आई। क्लियर बात बेटा? नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक के ऊपर जो नीट प्रीवियस क्वेश्चंस है उन्हें भी हम करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तो चलिए हम देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर, यानी कि जो अभिक्रिया का वेग है वो ताप पर कैसे डिपेंड करता है, इस चीज को हम देखने वाले हैं। हालांकि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ रहे हैं, ताप की डिपेंडेंसी पढ़ रहे हैं। हमने ताप की निर्भरता सांद्रता के टर्म्स में देखी और सांद्रता के टर्म्स में हमने देखा कि अगर हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो कैसे डिपेंड करेगा अभिक्रिया का वेग, शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो कैसे डिपेंड करेगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो कैसे डिपेंड करेगा, है ना। तो इस तरीके से हमने अभिक्रिया के वेग को देखा, वेग समीकरण पढ़ी। ये सारी चीजें हम पढ़ते आ रहे हैं कि अभिक्रिया का वेग कैसे डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन के साथ। आज हम पढ़ने वाले ताप के साथ कैसे डिपेंड करेगा अभिक्रिया का वेग। इस पर दो फैक्टर है बेटा, एक तो अप्रोक्सीमेट मेथड है, दूसरा एग्जैक्ट मेथड है। एक तो अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग वाला है और दूसरा एग्जैक्ट। तो आज दोनों मेथड हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे पास अभी ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग अफेक्टेड होता है, बदलता है, किस तरीके से चेंज होता है, इस चीज को हम देखने वाले हैं। कैसे देखेंगे हम? एक तो देखेंगे ताप गुणांक से, टेम्परेचर कॉफिशिएंट से। टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है कि अगर मैं ताप बढ़ाऊं तो वेग कितने गुना बढ़ेगा, यही ताप गुणांक कहलाता है। इसको देखेंगे। साथ में हम कॉलिजन थ्योरी, संघट सिद्धांत देखेंगे कॉलिजन थ्योरी के बारे में कि जो अभिक्रिया का वेग है, जो रिएक्शंस होती है किस रेट से होगी, कैसे अफेक्टेड होगा और किन किन कारकों पर ये चीजें डिपेंड करेगी, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ताप गुणांक की, जो अप्रोक्स मेथड है, जो हमने पहले भी बताया था आपको कि अगर मैं कहूं कि किसी अभिक्रिया का ताप हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो फिर अभिक्रिया का वेग लगभग 2 गुना बढ़ जाता है। याद होगा आपको जब हमने अभिक्रिया के वेग पर ताप की निर्भरता पढ़ाई थी, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था ना कि अभिक्रिया का वेग किन किन कारकों पर निर्भर करता है या अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें लेक्चर में पढ़ाया था बेटा। तो वहां पर हमने ताप का प्रभाव भी देखा था, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ देखेंगे, सटीक बिल्कुल यहाँ समझेंगे चीजों को। तो इसमें अप्रोक्स मेथड में मैंने आपको लिखवाए थे कि ताप अगर बढ़ेगा और मैं ताप में 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस कर दूं तो फिर अभिक्रिया का वेग जो है वो बेटा लगभग 2 गुना बढ़ जाता है। क्लियर है बात? तो यही देखो आप बेटा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो सामान्यतः ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। जनरली अगर हम किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाएंगे तो उसका वेग भी बढ़ेगा, आप जानते हो। ये देखा गया है कि अधिकांश अभिक्रियाओं में ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर, बेटा ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, थ्योरेटिकल भी आता है कि ताप गुणांक किसे कहते हैं। और ऐसे पूछा गया एमसीक्यू में कि अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करूं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है लगभग 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, इस तरीके से ऑप्शन तो आपको पता होना चाहिए बेटा। तो 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, देखो वेग स्थिरांक और वेग दोनों एक ही बात होगी।
अगर मैं कहूं कि वेग स्थिरांक की बात करूंगा बेटा, किसकी बात करूंगा, वेग स्थिरांक की, तो भी आप समझना कि वेग की बात हो रही है, और अगर वेग की बात करूंगा तो भी समझना वेग स्थिरांक की बात हो रही है। क्योंकि क्योंकि अगर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो जितना अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा उतना ही उसका वेग स्थिरांक बढ़ेगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेग बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक भी बढ़ेगा, वेग बढ़ रहा है तो वेग स्थिरांक भी बढ़ेगा। तो अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करूं तो अभिक्रिया का वेग भी 2 गुना बढ़ेगा, तो वेग स्थिरांक भी लगभग 2 ही गुना बढ़ेगा। तो हम वेग स्थिरांक के टर्म्स में इसको लेते हैं बेटा। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 2 से 3 गुना बढ़ता है, 2 से 3 गुना बढ़ता है, 2 और 3 के बीच में आता है 2.25, 2.5, पौने 3, समझ पा रहे हो? हाँ, 2 से 3, तो वो आपको बताएगा। जनरली हम मान के चलते हैं कि 2 गुना बढ़ता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसी अभिक्रिया का ताप अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूं तो इसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप 2 ही गुना बताओगे जब तक वो नहीं कहता। वो 3 गुना भी कह सकता है, वो 2.5 गुना भी कह सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लगभग कितने गुना बढ़ता है, 2 गुना बढ़ता है, ये आपको लेके चलना है। अच्छा, ध्यान सुनो बेटा, यदि T डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक K1 हो और 10 डिग्री सेल्सियस अधिक ताप पर वेग स्थिरांक KT प्लस 10 हो, इसे KT मान लो, K1 इसे KT मान लो बेटा, KT हो, और 10 डिग्री सेल्सियस अधिक ताप पर वेग स्थिरांक KT प्लस 10 हो, तो इनका अनुपात क्या कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है। इन्हीं का रेशियो क्या कहलाएगा बेटा, ताप गुणांक कहलाएगा। इसको ध्यान रखना, KT मानना है। तो मैं कह सकता हूं बेटा जो हमारा ताप गुणांक है, ताप गुणांक, ध्यान से देखो बेटा, जो हमारा ताप गुणांक है वो बराबर होगा KT प्लस 10 अपॉन KT के, KT प्लस 10 अपॉन KT के, ताप गुणांक का फॉर्म। ताप गुणांक क्या है कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वेग कितना गुना बढ़ा, वो ताप गुणांक है। तो आप देख सकते हो कितने गुना बढ़ता है बेटा, 2 गुना। तो इसका ताप गुणांक कितना होने वाला है, 2 गुना होने वाला है। ताप गुणांक कितना होने वाला है बेटा, 2 गुना होने वाला है। मतलब अगर कोई कहे कि भाई अगर मैं किसी अभिक्रिया का ताप 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस कर दूं या 27 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस कर दूं, तो बताओ इसका वेग कितने गुना बढ़ेगा, वेग भी 2 गुना बढ़ेगा, वेग स्थिरांक भी 2 गुना बढ़ेगा। वेग भी 2 गुना लगभग और वेग स्थिरांक भी लगभग 2 गुना बढ़ेगा। क्लियर बात बेटा, समझ में आ रही होगी बात आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप ताप गुणांक का फॉर्मूला लिख सकते हो, ताप गुणांक बराबर KT प्लस 10 अपॉन KT। चले आगे, बहुत अच्छा बेटा। तो नोट देखो बेटा, नोट, ताप गुणांक का एक फॉर्मूला है हमारे पास, ताप गुणांक का एक फॉर्मूला है। ताप गुणांक बराबर होगा 2 की पावर डेल्टा T अपॉन 10। मैं लिख सकता हूं ताप गुणांक बराबर, ताप गुणांक बराबर बेटा 2 की पावर डेल्टा T अपॉन 10। डेल्टा T क्या है, डेल्टा T है ताप में अंतर, कितना ताप में डिफरेंस आ रहा है, वो डेल्टा T है बेटा। और 2 क्या है, 2 है यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक। हो सकता है वो 3 कह दे, हो सकता है वो 2 कह दे, तो अगर 2 कहेगा 2 रखेंगे, 3 कहेगा तो यहाँ 3 रखेंगे। जैसे आप क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डबल, एक अभिक्रिया है जिसका रेट डबल हो जाता है फॉर एवरी, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑन टेम्परेचर। अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस ताप को बढ़ाऊंगा तो जो अभिक्रिया का वेग है वो कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अब वो 2 गुना कह रहा है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 दे दिया। अगर यहाँ 3 गुना कहता है, ट्रिपल कहता है, तो फिर ताप गुणा कितना हो जाता है, 3। फिर 2 की जगह में यहाँ कितना रखता है बेटा, 3। अच्छा आगे देखिए, इफ द टेम्परेचर इज राइज टू 50 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं ताप को 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूं, भाई प्रत्येक 10 पे तो 2 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 2 गुना बढ़ रहा है, डबल हो रहा है। तो अगर 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूं तो क्या रहा है, द रेट ऑफ द रिएक्शन, द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज बाई अबाउट। तो हमें बताना है कि जो अभिक्रिया का वेग है वो कितने गुना इंक्रीज कर जाएगा। आंसर देखते हैं बेटा, ध्यान सुनो। डेल्टा टी हमारे पास ताप में जो डिफरेंस है वो कितना है बेटा, 50 माइनस 10, 40। 50 में से 10 घटाओ कितना आएगा, 40। तो चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला लगाओ बेटा, ताप गुण, सॉरी, हाँ, जो रेट ऑफ रिएक्शन या फिर जो ताप गुणांक है कितने गुना इंक्रीज करेगा, वो बराबर होगा 2 की पावर डेल्टा टी अपॉन 10। अब डेल्टा टी कितना है हमारे पास, डेल्टा टी है बेटा हमारे पास 40
अपॉन 10, 0 से 0, तो 2 की पावर 4 आ जाएगी। और 2 की पावर 4 का मतलब है 16, क्योंकि 2 को आप 4 बार लिख दो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो कितने गुना? 16 गुना। तो आप बोल सकते हो जो अभिक्रिया का वेग है वो कितने गुना बढ़ जाएगा? 16 गुना बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो अतः अतः अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग 50 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर 16 गुना बढ़ जाता है। राइट बेटा, अगर मैं 50 डिग्री सेल्सियस ताप को बढ़ाऊंगा तो फिर वेग कितना गुना बढ़ जाएगा? 16 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि इसका ताप गुणांक कितना आने वाला है? 16 आने वाला है। आगे चले बेटा, बहुत अच्छा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कॉलिजन थ्योरी। इससे पहले हमने अप्रोक्स मेथड पढ़ा था कि ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग कितने गुना बढ़ता है। ये अप्रोक्स मेथड है। हम कहते हैं कि अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करूं तो अभिक्रिया का वेग लगभग कितना बढ़ जाता है बेटा? 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। हम 2 भी मानते हैं और हम 3 भी मानते हैं, यानी कि इनके बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है। क्लियर है? हम नॉर्मली 2 मान के चलते हैं। आपको शायद बात समझ में आ गई होगी। तो हम ये देख रहे थे, ये अप्रोक्स मेथड था, लगभग 2 गुना बढ़ रहा है। एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने गुना बढ़ेगा, लगभग 2 गुना बढ़ रहा है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? कॉलिजन थ्योरी, हाँ, संघट्ट सिद्धांत। अब यहां पर ये हमें थ्योरी बताएगी कि अभिक्रिया का वेग अगर हम बढ़ाएं तो फिर सॉरी, अगर मैं ताप को बढ़ाऊं तो फिर अभिक्रिया का वेग कितने गुना बढ़ेगा, या कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा, इस चीज को वो हमें बताने वाली है कॉलिजन थ्योरी। तो कॉलिजन थ्योरी को मैं अलग से समझाता हूँ, सारी डिटेल में बात करता हूँ, फिर हम अपने नोट्स पर आएंगे बेटा। क्लियर बात? बहुत अच्छे समझना। चलते हैं आगे। तो बेटा चलते हैं, हम बात कर रहे हैं संघट्ट सिद्धांत की। संघट्ट सिद्धांत, संघट्ट सिद्धांत की, कॉलिजन थ्योरी, इसको समझते हैं बेटा। पहली बात, ये जो कॉलिजन थ्योरी है वो गैसीय अणुओं पर काम करती है। पहली बात तो आपको ये पता हो कि ये जो थ्योरी लग रही है वो कौन से? गैसीय अणु, यानी कि जो हमारे पास अभिकारक हो वो गैसीय अवस्था में। किस पर बेटा? कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि मेरे पास एक कंटेनर है, सपोज दैट ये कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास ए और बी है, ए प्लस बी रिएक्शन कर रहे हैं, और मान लीजिए सी बना रहे हैं, प्रोडक्ट सी बना रहे हैं। तो अब जो उत्पाद बनेगा बेटा, उत्पाद जब बनेगा, कब बनेगा? जब ए और सी आपस में कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। ध्यान समझते रहे ना, मेरे पास यहाँ पर ए बी है, हमारे पास यहाँ पर बी भी है बेटा, इसको समझो अच्छे से। ये हमारा मान लीजिए ए है, और दूसरा हम, ये हमारा बी है। ठीक है बेटा, अब इसको फील करना अच्छे से, बहुत अच्छे से। ठीक है, येलो पेन हमारा ए हो गया बेटा, और ये हमारा बी हो गया। अब सी बनाना है, यानी कि प्रोडक्ट बनाना है, और हम ये देख रहे हैं कि जो ए और बी आपस में जब रिएक्ट कर रहा है तो सी कितनी तेजी से बन रहा है, यानी कि ए और बी की रिएक्शन जो है वो कितनी तेजी से हो रही है। तो सबसे पहली बात, कॉलिजन थ्योरी कहते हैं कि भाई ए और बी अगर प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहले ए और बी को आपस में टकराना पड़ेगा। यानी कि पहला पॉइंट हमारा ये है बेटा, पहला पॉइंट ये है कि हमारे पास जो वेग है, जिसे हम वेग स्थिरांक बोल रहे हैं, जो वेग स्थिरांक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ कॉलिजन के, टक्करों की संख्या के। इसको बात को समझो बेटा, किसके? टक्करों की संख्या के। भाई जितनी ज्यादा टक्कर होगी, बात को समझते चलना बेटा, ए और बी की जितनी ज्यादा टक्कर होगी उत्पाद बनने के चांस उतने ज्यादा होंगे। मतलब ए और बी जितनी आसानी से टकराए गए, जितनी तेजी से टकराए गए, जितने ज्यादा टकराएंगे सी में कन्वर्ट होना उतना आसान होगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो ए और बी की टक्कर जितनी ज्यादा होगी वेग उतना ज्यादा होगा, यानी कि सी उतनी तेजी से बनेगा। अब इसको फील करना, इस बात को, ए और बी जब टकरा रहे होंगे, तो ए और बी जब टकरा रहे होंगे तो हमारे पास अभिक्रिया का वेग क्या होगा? ज्यादा होगा। अब मैं कह सकता हूं कि ए और बी के जो टकराने का कॉन्सेप्ट है, हम मान रहे हैं 1 सेकंड में या 1 मिनट में, 1 सेकंड में कितने मॉलिक्यूल आपस में टकरा गए, कितने अणु टकराए, कितने अणु टकराए, इसको बोलते हैं बेटा संघट्ट आवृत्ति। 1 सेकंड में टक्करों की संख्या, 1 सेकंड में टक्करों की संख्या क्या कहलाती है?
संघट आवृत्ति। भाई यहां तो कोई रोल नहीं है, यहां तो बस टक्करों की संख्या देखनी है हमें, लेकिन यहां हमें कितनी देखनी है, एक सेकंड में टक्करों की संख्या, कि एक सेकंड में कितने अणु आपस में टकरा गए। बात समझ में आ रही है? तो मैं टक्करों की संख्या की जगह यूज करूंगा बेटा, यूज करूंगा एक नया वर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा संघट आवृत्ति के। संघट आवृत्ति के, संघट आवृत्ति क्या है बेटा, जिसे मैं Z बोलता हूं, तो ZAB कह सकते हो आप, ZAB, क्योंकि A और B तो आपस में टकरा रहे हैं, तो संघट आवृत्ति क्या है बेटा, Z। ZAB क्या है, ZAB क्या है, एक सेकंड में कितने अणु आपस में टकरा गए वो है। अब थोड़ा फील करो यार, गैस मॉलिक्यूल है, रैंडमली मोशन करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उनकी टक्कर तो बहुत सारी होगी, एक सेकंड में तो करोड़ों बार टकरा जाएंगे। और अगर एक सेकंड में मॉलिक्यूल करोड़ों बार टकरा रहे हैं तो उत्पाद तो बहुत तेजी से बन जाना चाहिए था, रिएक्शंस बहुत तेजी से होनी चाहिए थी। मतलब आपने एक अभिकारक के लिए, एक अभिकारक के लिए, दोनों गैस है मिलाए आपस में, एकदम से बहुत तेजी से टकराए, उत्पाद बन गया एकदम से, चुटकियों में C बन जाना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि रिएक्शन तो इतनी तेज नहीं होती भाई। इसका मतलब कि जो हमारे पास वेग है, जो वेग स्थिरांक है या जो वेग है, वो केवल टकराने पे डिपेंड नहीं करता, टक्करों की संख्या पे डिपेंड नहीं करता, केवल टक्करों डिपेंड करता है टक्करों की संख्या पे, लेकिन केवल टक्करों की संख्या पे डिपेंड नहीं करता। मतलब केवल टकराने से ही उत्पाद नहीं बनता, तो फिर कैसे बनता है? तो दूसरा फैक्टर आया भाई हमारे पास कि भाई जब मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, तो जो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे उनके पास मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी हो, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा हो, और उस आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम कहते हैं दहली ऊर्जा। क्या बोलते हैं बेटा? दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा मतलब मॉलिक्यूल के पास क्या हो, दहली ऊर्जा हो, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। नोट्स पर आएंगे हम पहले, लेकिन समझ लीजिए अच्छे से, जो अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, अभिकारक को किसमें बेटा, उत्पाद में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक होती है, उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, दहली ऊर्जा। भाई कम से कम तो इतनी एनर्जी हो जिससे अभिकारक किसमें कन्वर्ट हो जाए, उत्पाद में कन्वर्ट हो जाए, और उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, दहली ऊर्जा बोलते हैं। तो जब मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं तो उनकी टक्कर कब मानी जाएगी, कब प्रभावी मानी जाएगी? तो उनकी टक्कर तभी मानी जाएगी जब वो एक न्यूनतम ऊर्जा के साथ टकराए, यानी कि उतनी ऊर्जा के साथ टकराए जितनी उत्पाद में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक है, जितनी उत्पाद में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक है। क्लियर बात बेटा? इसको हम क्या बोलते हैं, दहली ऊर्जा। इसको मैं समझाता हूं, टेंशन ना लो बेटा। चलिए देखते हैं बेटा, इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं, ग्राफ के थ्रू समझते हैं। यहां पर मान लीजिए मेरे पास प्रोग्रेशन है, रेट प्रोग्रेशन, यानी कि अभिक्रिया इधर को प्रोग्रेट कर रही है, प्रोग्रेशन, रिएक्शन चल रही है इधर को, इधर हमारे पास एनर्जी है, ऊर्जा मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर को हम प्रोग्रेशन। स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना, फिलहाल कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। मैं कह रहा हूं कि हमारे पास कम से कम जब A और B आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और C बना रहे हैं, तो A और B के पास कम से कम भाई कितनी ऊर्जा होनी चाहिए, दहली ऊर्जा। और मैं कह रहा हूं इनकी जो दहली ऊर्जा है ना बेटा, वो मान लीजिए 200 जूल है। 200 जूल ना मानो आप, मान लीजिए 300 जूल है, 200 मान सकते हैं, फिलहाल मैं 300 मान, 300 जूल है बेटा। अब A और B को अगर आपस में रिएक्शन करना है तो पहले तो टकराना पड़ेगा, और टक्कर भी किस एनर्जी से करनी होगी, 300 जूल की ऊर्जा से। अगर ये A और B 300 जूल की ऊर्जा से टकरा रहे हैं, मतलब इनकी टक्कर प्रभावी होनी चाहिए भाई। कैसी होनी चाहिए, प्रभावी, प्रभावी टक्कर हो। ऐसे ही नहीं कि भाई टकरा गए नॉर्मली, ऐसे ही नहीं कि हम इधर से चल रहे हैं उधर से आ रहे हैं और कंधा से कंधा लगा हल्का सा टकरा गए और जिनों को बन गया उत्पाद, हो गई लड़ाई। नहीं भाई, फेस टू फेस टकराना चाहिए, आमने सामने जब टकराएंगे तो ही इफेक्टिव टक्कर होगी। साइड वाइज अगर टकरा रहे हैं तो नॉर्मली कि चल ठीक है भाई चला जा, समझ पा रहे हो? हाँ, सामने से टकराना चाहिए। तो टक्कर कैसी होनी चाहिए बेटा, प्रभावी हो, इफेक्टिव टक्कर हो। और इफेक्टिव टक्कर होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए अभिकारक के पास, 300 जूल की। और इस ऊर्जा को हम क्या नाम देते हैं बेटा, दहली ऊर्जा।
अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास यहां पर 0 है, यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक वो 300 जूल की एनर्जी है, जिसे हम दहली ऊर्जा कह रहे हैं। यहां से यहां तक ये हमारे पास दहली ऊर्जा, इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी डिनोट करते हैं बेटा ईटी से, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहां से यहां तक थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब समझो, अगर ए और बी को आपस में रिएक्शन करना है, ए और बी को आपस में अगर रिएक्शन करना है, तो उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए कितनी, 300 जूल की ऊर्जा होनी चाहिए। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स कंटेनर के अंदर ऐसे होंगे जिनकी ऊर्जा बहुत कम होगी, जिनकी ऊर्जा बहुत कम होगी। मान लीजिए उनके पास जो अभिकारक ए और बी है, इनके पास मान लीजिए 50 जूल की ऊर्जा है, तो यहां मान लीजिए इतनी ऊर्जा है भाई, इतनी ऊर्जा ए और बी के पास। जो औसत ऊर्जा है, जो अभिकारक की ऊर्जा है, वो इतनी है बेटा। कितनी है? 50 जूल। कितनी है? 50 जूल। और चाहिए कितनी? 300 जूल। तो भाई 250 जूल ऊर्जा चाहिए। और अब 250 जूल जो है ना, ध्यान से समझो, 250 जूल बाहर से ताप बढ़ा के देनी पड़ेगी, या जो आपस में वो कोलाइड करेंगे, जो कोलाइड करेंगे उससे जो हीट निकलेगा, उससे जो टेम्परेचर बढ़ेगा, वो टेम्परेचर इनकी मॉलिक्यूल की एनर्जी को बढ़ा देगा। वो उस एनर्जी को, यहां से यहां तक जो मैं एनर्जी दे रहा हूं, ध्यान से सुनो बेटा, यहां से यहां तक जो एनर्जी दे रहा हूं, यहां से यहां तक जो एनर्जी दी जा रही है, यहां से यहां तक, इस एनर्जी को कहते हैं हम सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा क्या है बेटा? वो अतिरिक्त आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, जिससे वो दहली ऊर्जा तक पहुंच सके। अतिरिक्त, इससे ज्यादा, अतिरिक्त आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, कम से कम ऊर्जा, जिससे हम कहां तक पहुंच जाए बेटा? दहली ऊर्जा तक पहुंच जाए। उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं बेटा? सक्रियण ऊर्जा। तो यहां पर जो मेरे पास ई ए है, वो हमारी क्या है? सक्रियण ऊर्जा है, सक्रियण ऊर्जा। तो यहां से यहां तक तो दहली ऊर्जा हो गई, ये हमारे पास अभिकारक ऊर्जा हो गई। अब इतनी हमारे पास क्या है? सक्रियण ऊर्जा है। तो अगर मैं सक्रियण ऊर्जा की बात करूं, सक्रियण ऊर्जा की बेटा, तो सक्रियण ऊर्जा जिसे मैं ई ए बोल रहा हूं, वो कैसे निकाल सकता हूं बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी में से, थ्रेशोल्ड एनर्जी में से अभिकारक की ऊर्जा निकाल दो। अभिकारक की ऊर्जा, दहली ऊर्जा में से आप किसे घटा दो? अभिकारक की ऊर्जा को घटा दो। यही हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी? सक्रियण ऊर्जा निकल कर आ जाएगी, सक्रियण ऊर्जा निकल कर आ जाएगी। बात समझ में आई आपको? हाँ। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, नो डाउट के मॉलिक्यूल का टकराना होगा तो ही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन केवल टकराने से काम नहीं चलेगा, प्रभावी टक्कर होनी चाहिए बेटा। और प्रभावी टक्कर कब होगी? जब उनके पास, मॉलिक्यूल के पास क्या हो? दहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा हो, दहली ऊर्जा के बराबर, तभी उनका टक्कर कैसी मानी जाएगी? प्रभावी टक्कर मानी जाएगी। तभी उनकी टक्कर कैसी मानी जाएगी बेटा? प्रभावी टक्कर मानी जाएगी। क्लियर है बात? ये बात समझ में आ गया? तो अभी हमारे पास एक फैक्टर निकल कर आया कि जो वेग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड ए बी के, जेड ए बी के। इसको समझना बेटा अच्छे से। जेड ए बी क्या है? जेड ए बी क्या है? संघट आवृत्ति, मतलब एक सेकंड में कितनी प्रभावी टक्कर हो रही है, एक सेकंड में टक्करों की संख्या। और वो कौन सी टक्कर बात कर रहा हूं मैं? प्रभावी टक्कर की बात कर रहा हूं। कितनी प्रभावी टक्कर हो रही है एक सेकंड में, उसे हम बोलते हैं बेटा संघट आवृत्ति। अब ध्यान से सुनना, अब मुझे जो निकालना है कि भाई इसके अंदर, यानी कि अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, सॉरी ये कंटेनर है, उसके अंदर गैस वैस पड़ी हुई है, तो एक सेकंड में कितने मॉलिक्यूल्स प्रभावी टक्कर दे रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल की इफेक्टिव टक्कर हो रही है। अब इस चीज के लिए हमारे पास जो साइंटिस्ट थे वो थे बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल, वितरण वक्र। बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल ने एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया, इसको समझ लेते हैं, थ्योरी तो हमारे पास है ही। इन्होंने एक कर्व बनाया, यहां पर हमारे पास है बेटा गतिज ऊर्जा मॉलिक्यूल के पास, और यहां पर है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, कि कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं। मान लीजिए मेरे पास इस कंटेनर के अंदर 1000 मॉलिक्यूल है, 1000 मॉलिक्यूल। अब इन 1000 मॉलिक्यूल में से, सपोज दैट, समझना बेटा,
इन 1000 मॉलिक्यूल में से कितने ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी टक्कर प्रभावी हो रही है, कितने ऐसे मॉलिक्यूल है जिनकी टक्कर प्रभावी हो रही है, इफेक्टिव टक्कर हो रही है। अब वो तो बहुत ही कम मॉलिक्यूल थे जिनकी इफेक्टिव टक्कर हो रही थी। इसी को समझना है बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। यहां पर मैं बात कर रहा हूं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की, कि वो कितने मॉलिक्यूल है जिनकी प्रभावी टक्कर हो रही है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, या मैं हिंदी में लिख दूं अणुओं का अंश, अणुओं का अंश। ग्राफ वगैरह सब नोट्स में दे रखे हैं, इसको अच्छे समझना। अणुओं का अंश फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब इन्होंने ग्राफ निकाला, ध्यान सुना, तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल के पास जो गतिज ऊर्जा थी वो इतनी थी, मैक्सिमम मॉलिक्यूल के पास। ध्यान से देखना बेटा, ये मैक्सिमम मॉलिक्यूल के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी थी। ये है बेटा मैक्सिमम मॉलिक्यूल के पास इतनी गतिज ऊर्जा थी। अब ये जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल थे ना, इसको समझना है, यानी कि 1000 में से लगभग लगभग 600 मॉलिक्यूल ऐसे थे, 600 मॉलिक्यूल ऐसे थे 1000 में से 600 मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनकी जिनकी औसत ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा लगभग, मुझे कितनी नीड चाहिए थी बेटा, मैं मान के चला हूं 300 जूल की, जिनकी औसत ऊर्जा लगभग 100 जूल थी। 600 ऐसे मॉलिक्यूल थे जिनकी ऊर्जा कितनी थी, हमारे पास गति ऊर्जा कितनी थी, 100 जूल थी। और प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए कितनी बेटा, 300, चाहिए कितनी, 300। समझो बात को, 1000 मॉलिक्यूल में से 600 मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनकी ऊर्जा केवल 100 जूल थी, और ये अधिकतम थे। तो ये जो ग्राफ है ना, जो पीक है ग्राफ है, ये उन मॉलिक्यूल का है जिनकी ऊर्जा कितनी है, 100 जूल है। भाई मैं यहां लिख देता हूं, ये नहीं देखो 100 जूल, ये 100 जूल है जिनकी ऊर्जा 100 जूल है। और समझो बात, और 200 मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनकी ऊर्जा 100 से भी कम थी, 70 80 इतने जूल। 200 मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनकी ऊर्जा 100 से भी कम थी। तो ग्राफ यहां से शुरुआत हुई, ध्यान सुनो, यहां से शुरुआत हुई इस तरीके से, ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है। और फिर हमारे पास क्या हुआ, ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल थे, ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल थे जिनकी ऊर्जा बेटा, जिनकी ऊर्जा हमारे पास 300 जूल थी। हमने कहा ये है हमारे पास, ये ध्यान से सुनो बेटा, ये है हमारे पास, ये वो रेशियो है जिनकी ऊर्जा 300 या 300 के पार है। तो 200 मॉलिक्यूल ऐसे थे, भाई 1000 है ना, 800 तो 800 600 तो 100 जूल वाले हो गए, 600 से कम जो है, 600 से कम 200 मॉलिक्यूल 70 जूल वाले हो गए। अब 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा, समझो बात को, जिनके ऐसे मॉलिक्यूल थे मतलब हमारे 100 मॉलिक्यूल मान लीजिए, 100 मॉलिक्यूल ऐसे थे, 100 मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनकी ऊर्जा 300 जूल या 300 से अधिक थी। और वो कौन से वाले हैं, ये वाले, ये मान लीजिए अगर एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है हमारे पास, थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी है, तो ये मॉलिक्यूल है, ये बेटा, ये इतने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा 300 जूल या 300 से ज्यादा है, 300 जूल या फिर 300 ज्यादा है। अभी रिजल्ट देखना बेटा, रिजल्ट देखना, इतने मॉलिक्यूल, इससे कम जितने भी है ना, ये कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना रहा बेटा। ये एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि सर ये तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रखे हुए है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं है बेटा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो इधर को चल रही है, इधर बढ़ती जा रही है। ऊपर को तो हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ता जा रहा है, मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ता जा रहा है, यानी कि अधिकतम मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनकी ऊर्जा 100 जूल थी बस, अधिकतम। तो अधिकतम मॉलिक्यूल तो उत्पाद बना ही नहीं रहे थे बेटा, उत्पाद कौन बना रहा है, केवल 100 मॉलिक्यूल वाले उत्पाद बना रहे हैं जिनकी ऊर्जा 300 जूल या फिर 300 से ज्यादा है, यानी कि 900 मॉलिक्यूल जो है वो उत्पाद नहीं बना रहे, क्योंकि उनकी ऊर्जा कम है, उनकी ऊर्जा कम है। अब इन्होंने कहा ये जो ग्राफ बनाया, ध्यान से सुनो बेटा, ये जो ग्राफ बनाया वो T1 टेम्परेचर पे बना है, T1 टेम्परेचर। अब अगर मैं बेटा क्या करूं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, ताप को बढ़ा दूं, तो इन्होंने कहा कि जो ताप बढ़ने से है ना,
वो जो मॉलिक्यूल जिनकी ऊर्जा भाई 100 जूल से ज्यादा थी, 150 थी, 200 थी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, वो कहां चले गए, थ्रेशोल्ड एनर्जी पे चले गए। मतलब हमने बाहर से एनर्जी दी ना, तो मतलब उनकी हमने सक्रिय ऊर्जा दे दी उन्हें, और सक्रिय ऊर्जा देने से बेटा क्या हुआ कि वो बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या हो गए, थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार कर गए, जिसकी वजह से ध्यान से देखो ये एक ग्राफ चपटा सा हो जाता है इस तरीके से। ध्यान से देखो ये पीक यहां आएगा इस तरीके से, ध्यान से देखना बेटा। ये मैं अभी भी सही नहीं बना पा रहा, इसको थोड़ा सा सही करता हूं। इस तरीके से देखिए बेटा, अब देखो मैक्सिमम मॉलिक्यूल का जो फ्रैक्शन है, यानी कि बहुत कम मॉलिक्यूल्स के पास ऊर्जा क्या हो गई, थोड़ी सी ऊर्जा बढ़ गई। ये हमारे पास जो ग्राफ है वो T2 टेम्परेचर पे है बेटा, और ये वाला ग्राफ T1 टेम्परेचर। अब इतने सारे मॉलिक्यूल के पास क्या हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ गई। थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ गया, तो रेट भी बढ़ गया होगा। तो तापमान बढ़ाया तो हमने रेट बढ़ाया, और इन्होंने इसका रिलेशन निकाला ताप का वेग के साथ। इन्होंने कहा जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी के। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का जो नंबर है वो ताप पे वेरी कर रहा है, ताप पे वेरी कर रहा है। और इन्होंने इसी को रेट को टर्म्स दिया, तो मैं एफ हटाकर यहां से सीधा क्या ले सकता हूं बेटा, के ले सकता हूं, रेट कांस्टेंट। तो हमारा जो रेट कांस्टेंट है ना के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। जहां ई है हमारे पास क्या है बेटा, ई है सक्रिय ऊर्जा, आप जानते हो भाई, ताप बढ़ाओगे तो सक्रिय ऊर्जा दे रहे हो आप। टी हमारे पास ताप, आर हमारे पास है गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक, जिसकी वैल्यू हमेशा जूल में रखेंगे हम यहां पर, जिसकी वैल्यू हम किस में रखने वाले हैं बेटा, जूल में। कितना, 8.314 जूल प्रति मोल। इसको समझते रहो बेटा। तो अब जो रेट है ना, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड कर रहा है भाई। कॉलिजन पे तो डिपेंड कर रहा था, टकराने पे भी तो डिपेंड कर रहा था, लेकिन कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो टकरा रहे हैं आपस में, कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो आपस में बेटा टकरा रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन ऐसा है, तो उस पर तो डिपेंड करेगा ना डायरेक्ट। तो मैं लिख सकता हूं जो के है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा हमारे पास जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इस पर ये आ गया अब निकल के, अभी ये निकल कर आया। अभी समझते रहो बेटा, अभी समझते रहो। एक चीज मैं आपको और समझाता हूं, मेरे पास जो रेट है वो कैसे ई की पावर माइनस के ई ए अपॉन आर टी पे डिपेंड कर रहा है, इसको समझते हैं। समझो बात को, अगर मैं तापमान बढ़ाता हूं तो वेग कैसे बढ़ेगा, ताप बढ़ा रहे हो आप, ताप बढ़ा रहे हो, ताप बढ़ाने से क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनो, नीचे वाली वैल्यू बढ़ रही है और माइनस में है। अगर मान लीजिए 1/2 है तो कितना आएगा, 0.5, 0.5। और ये अगर 1/3 है बेटा तो कितना आएगा, 0.33। मतलब वैल्यू डिक्रीज कर गया। अगर नीचे की वैल्यू बढ़ रही है, अगर नीचे की वैल्यू बढ़ रही है तो ओवरऑल वैल्यू घट रही है, नीचे की वैल्यू बढ़ रही है तो ओवरऑल वैल्यू घट रही है। लेकिन अगर यही वैल्यू माइनस में हो बेटा, माइनस के 1/2, तो ये माइनस के 0.5। और ये अगर शायद पॉइंट में कुछ बच्चों को समझ में ना आए तो मैं आपको ऐसे समझा देता हूं। ये 20 है बेटा, 20 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 10 आएगा। और 20 को बेटा आप किससे डिवाइड कर दो, 5 से, तो कितना आएगा, 4 आएगा, 5 चौक 20। आपने देखा जैसे मैं नीचे की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, क्योंकि ताप नीचे है बेटा, ताप नीचे है बेटा, ध्यान सुनना। तो जैसे मैं नीचे की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो वैल्यू घट रही है, वैल्यू घट रही है, ध्यान से देखो। अगर नीचे यानी कि ताप बढ़ेगा तो ई का मान घटेगा, और ई का मान घटेगा तो रेट भी घटेगा। ताप बढ़ने तो रेट घट रहा है, नहीं भाई अभी देखो बेटा, अभी देखो। अगर यही वैल्यू मैं माइनस में लेता हूं, यही वैल्यू अगर मैं माइनस में लेता हूं, यही वैल्यू, तो आप शायद अब समझदार हो काफी। यही वैल्यू, ये माइनस के 10 है और ये माइनस के 4 है। अगर मैंने वैल्यू को बढ़ाया
तो -4 बड़ी वैल्यू है -10 से, तो माइनस में वैल्यू इंक्रीज करेगी, इसलिए यहां माइनस ले रखा है बेटा। अगर मैं तापमान को बढ़ाऊंगा और माइनस में ना लू, प्लस में ले लू, यहां पर प्लस में ले लू, समझो बात को। तो प्लस में लेने के बाद तो अगर ताप बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू तो घट जाएगी, ये वैल्यू घटेगी तो के का मान भी घटेगा। तो ताप बढ़ाने से वेग स्थिरांक घट रहा है, मतलब वेग घट रहा है, ऐसा तो नहीं है। ताप बढ़ाने से वेग तो बढ़ेगा भाई। तो हमने यहां पर माइनस ले लिया। अब माइनस लेने से फायदा क्या होगा कि नीचे वाली अगर ताप बढ़ाओगे, नीचे है ना ताप, ताप अगर बढ़ाओगे तो माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है, और जितनी छोटी होगी उतनी बड़ी होगी। तो -4 बड़ी है -10 से। इसका मतलब ताप बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, और ये वैल्यू बढ़ेगी तो फिर के का मान भी बढ़ेगा। तो ताप इंक्रीज करने से वेग स्थिरांक का मान इंक्रीज होगा। और किस फॉर्म में इंक्रीज होगा? एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली मतलब चरघातांक की फॉर्म में, चरघातांक की फॉर्म में, चरघातांक के रूप में बढ़ेगा बेटा, चरघातांक के रूप में। दूसरी ओर मेरे पास है सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा ऊपर बैठी हुई है, ऊपर। तो अगर समझो बात को, ऊपर है ना, तो अगर मैं ऊपर वाले में क्या करूंगा, ऊपर वाले में क्या करूंगा, ऊपर वाली वैल्यू को इंक्रीज करेंगे भाई। 20/2 कितना आया बेटा? ध्यान सुनो, 10 आया। यहां 40/2 कर दू तो कितना आया? 20 आया। तो अगर पॉजिटिव में है तो ऊपर वाली वैल्यू बढ़ाने से वैल्यू बढ़ेगी। अगर पॉजिटिव में ऊपर वाली वैल्यू बढ़ाने से वैल्यू बढ़ेगी। और अगर बेटा नेगेटिव में है, मैं बात कर रहा हूं अब सक्रियण ऊर्जा की, और अगर बेटा हमारे पास माइनस में है तो माइनस के 20/2 कितना आएगा? -10। माइनस के 40/2 कितना आएगा बेटा? -20। तो अगर बेटा आपने माइनस में ऊपर वाली वैल्यू बढ़ाई तो फिर वैल्यू घटेगी, तो फिर वैल्यू घटेगी। इसका मतलब अगर मेरे पास सक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक का मान घटेगा। ये फैक्टर आपको पता होना चाहिए भाई साहब। तापमान बढ़ाने से वेग स्थिरांक का मान बढ़ेगा, लेकिन सक्रियण ऊर्जा बढ़ाने से वेग स्थिरांक का मान घटेगा। फिर वेग का मान घटेगा, फिर बेटा वेग का मान घटेगा। क्लियर बात? समझ में आ गई होगी बात आपको। तो ये भी फैक्टर आपको पता चल गया होगा कि अगर सक्रिय ऊर्जा बढ़ रही है तो वेग घट रहा है, और अगर ताप बढ़ रहा है तो फिर वेग बढ़ रहा है, चरघातांक के रूप में। खैर ये चीज आप अच्छे से क्लियर कर लेना, मैं इसको रफ क्यों कर रहा हूं, आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास दो फैक्टर थे, जो वेग था वो हमारे पास बराबर था ZAB और e⁻⁻के ये क्या है हमारे पास? रेट कांस्टेंट के का फॉर्मूला है। जहां Z क्या है बेटा? Z हम बोलते हैं पूर्व चरघातांकी कारक, घातांकी कारक, या गुणांक भी कह सकते हो, पूर्व चरघातांकी गुणांक, गुणांक बोल दो ज्यादा बेहतर है, गुणांक। राइट, बहुत अच्छा। और मैं क्या बोल सकता हूं? और बोल सकता हूं संघट आवृत्ति, संघट आवृत्ति। e⁻⁻ ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। कितने ऐसे मॉलिक्यूल है जिनके पास दहली ऊर्जा है, तो यहां से निकल कर आता है फ्रैक्शन से। ये एक डेरिवेशन होता है जो हम नहीं कर रहे कि कैसे फॉर्मूला है, हमने नॉर्मली बताया आपको। बोल्ट्जमैन बेटा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। अच्छा, अब यहां पर क्या हुआ, ध्यान से सुनना। यहां पर क्या हुआ, हमने देखा कि भाई 100 जो मॉलिक्यूल थे उनका उनका वो टकरा भी आपस में रहे थे और प्रभावी टक्कर कर रहे थे, उनका कोलिजन इफेक्टिव हो रहा था, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट 100 मॉलिक्यूल के कारण नहीं बन रहा था। समझो बात को। अभी दो बात आई हमारे सामने कि सबसे पहले मॉलिक्यूल टकराने चाहिए, और वो जो टक्कर हो रही है उसको मैंने कहा भाई प्रति सेकंड कितनी टक्कर हो रही है, जिसे हमने ZAB कहा। राइट, फिर हमने कहा भाई इनकी टक्कर प्रभावी होनी चाहिए। प्रभावी मतलब इफेक्टिव हो, इनके पास मिनिमम इतनी एनर्जी हो, मिनिमम इतनी एनर्जी हो कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। और वो मिनिमम एनर्जी हमने 300 जूल ली, तो हमने कहा भाई इन अभिकारकों के पास जब वो टकराए तो 300 जूल की ऊर्जा से टकराए तो ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल थे जिनके पास 300 ज्यादा थी? वो 100 मॉलिक्यूल्स थे। तो हमने देखा भाई जो प्रोडक्शन है वो 100 के कारण होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन 100 मॉलिक्यूल के कारण भी नहीं हो रहा था। तो यहां पर एक और तीसरा फैक्टर आया बेटा, अभिविन्यास। तीसरा फैक्टर हमारा कौन सा आया बेटा? अभिविन्यास।
ओरिएंटेशन, अभिविन्यास। तीसरा फैक्टर हमारा ओरिएंटेशन आया। अब अभिविन्यास को समझते हैं। ये कहता है कि जब टकराव हो मॉलिक्यूल का तो उनका टकराव सटीक होना चाहिए, उनका टकराव सटीक होना चाहिए। ओरिएंटेशन मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री बोल सकते हो आप, त्रिविम रसायन, अभी मैं बताने वाला हूं। उनका कॉलिजन, जैसे मान लीजिए H2 प्लस I2 2HI बना रहे हैं, तो भाई H2 और I2 का जो कॉलिजन है वो इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावी हो। जैसे समझो बात को कि मेरे पास H और H अगर ऐसे हैं प्लस I और I अगर ऐसे, तो क्या इनकी टक्कर इफेक्टिव होगी? भाई ये तो आपस में टकरा जाएंगे, ये तो आपस में टकरा जाएंगे, लेकिन इनकी तो आपस में टक्कर नहीं होगी ना। ये तो टकरा गए आपस में, ये और ये तो आपस में टकराएंगे ना, तो HI नहीं बनेगा, फिर HI बनेगा बस ओनली। दोनों को टकराना पड़ेगा ना, तो ये इफेक्टिव टक्कर नहीं है। ये इस टक्कर से प्रोडक्शन नहीं होगा भाई, इस टक्कर से कोई उत्पाद नहीं बनेगा। हमने क्या करा, इसको ऐसे ले लिया, इसको ऐसे ले लिया, तो बताओ ये मॉलिक्यूल ऐसे भी तो हो सकता है कि एक ऐसा और एक ऐसा, ये भी तो टकरा सकते हैं। इनकी टक्कर से भी कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये तो टकरा जाएगा, ये वाला नहीं टकराएगा। ऐसा भी हो सकता है बेटा कि हमारे पास ये ऐसा हो जाए और ये ऐसे हो जाए, तो इनकी टक्कर से भी कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। टक्कर जो है वो प्रभावी होनी चाहिए। अगर ये H और H ऐसा है और I और I भी ऐसे ही है, तो फिर मैं कह दूंगा कि अब इनकी टक्कर इफेक्टिव है। ये इससे टकरा जाएगा और ये इससे टकरा जाएगा, ये इससे टकरा जाएगा और ये इससे टकरा जाएगा, जिसकी वजह से बेटा, जिसकी वजह से ऊपर भी HI बॉन्ड बना लेंगे, नीचे भी HI बॉन्ड बना लेंगे और हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा, हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा। इफेक्टिव टक्कर, ना इससे प्रोडक्ट बनेगा, ना इससे बनेगा, ना इससे बनेगा। इनके पास हालांकि इनके पास बेटा 300 जूल की ऊर्जा है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी 300 जूल की ऊर्जा है, टकरा भी रहे हैं, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन इनके पास ओरिएंटेशन, अभिविन्यास इनका सही नहीं है, इसलिए इनके थ्रू प्रोडक्शन नहीं होगा। इनका अभिविन्यास सही है तो प्रोडक्शन सही होगा, प्रोडक्शन सही होगा। तो भाई ओरिएंटेशन भी मैटर करता है। सिंपल रिएक्शन के लिए, सिंपल अगर रिएक्शन है तो फिर ओरिएंटेशन मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर जटिल रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो फिर ओरिएंटेशन मैटर करेगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसे देख लेते हैं बेटा, जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास यहां पर मैथिल ब्रोमाइड है, ये। अब जो Br की विद्युत ऋणात्मकता वो बहुत ज्यादा है, इसलिए Br इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो Br पे माइनस, कार्बन पे प्लस। अब मैं कह रहा हूं, अटैक करा रहा हूं OH माइनस का। मैं ऑर्गेनिक जब पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल परफेक्ट समझ में आएगी, अभी फिलहाल समझ लो ऐसे। अब मैं इसका अटैक करा रहा हूं, किसका अटैक करा रहा हूं बेटा? OH माइनस का। ध्यान से सुनो, OH माइनस का अटैक हो रहा है, ये OH माइनस का हमारा यहां पर अटैक हो रहा है। अब मैं कह रहा हूं बेटा, जब ये अटैक हो रहा है, अटैक हो रहा है, इसको समझो बात को। तो दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है कि जो Br पे माइनस है और कार्बन पे प्लस है, OH माइनस फ्रंट से ही अटैक कर दे, सामने से ही अटैक कर दे। तो अगर सामने से अटैक करेगा तो Br पे भी माइनस, OH पे भी माइनस, दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने से ये इधर को दूर भागेगा और ये इधर को दूर भागेगा। अटैक करना था इसे इस पे, तो अटैक जब सामने से करेगा तो सामने कौन बैठा हुआ है? Br माइनस, तो Br माइनस तो OH माइनस को अटैक करने नहीं देगा, क्योंकि दोनों पास सेम चार्ज है, इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए OH माइनस दूर इधर जाएगा, Br इधर जाएगा, और कोई उत्पाद नहीं बनेगा, कोई उत्पाद नहीं, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई प्रोडक्शन नहीं होगा भाई, कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसे बोलते हैं अनुपयुक्त अभिविन्यास, अनुपयुक्त अभिविन्यास। बात समझ में आ गई होगी। इस, अगर इस ओरिएंटेशन को देखेंगे तो इसके थ्रू कोई प्रोडक्शन नहीं होगा,
सटीक ओरिएंटेशन होना चाहिए, अभिविन्यास बिल्कुल परफेक्ट हो। अब अगर मैं इसका OH माइनस का अटैक बैक साइड से कराऊं, बैक साइड से भाई पीछे से अटैक कराऊं, पीछे से अटैक करो, तो पीछे तो कोई ऐसा ग्रुप नहीं लग रहा ना जो इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो बैक साइड से अटैक होगा, और जब ये बैक साइड से अटैक करेगा तो इसके ऊपर जाकर अटैक करेगा, जिस वजह से जो OH माइनस है वो धीरे धीरे बॉन्ड बनाने लगेगा बेटा कार्बन के साथ, धीरे धीरे बॉन्ड बनाने लगेगा कार्बन के साथ, और जो Br वाला बॉन्ड है वो धीरे धीरे टूटने लगेगा। ये रहा, ये Br वाला बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है, ये धीरे धीरे बॉन्ड बना रहा है, इसको बोलते हैं मध्यवर्ती। इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट के बाद जस्ट बाद हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, OH जाके लग जाएगा, Br निकल जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं भाई OH CH HH और प्लस यहां से क्या निकल जाएगा, Br, यहां प्रोडक्शन हो जाएगा, यहां प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऐसे नहीं हर प्रकार के टकराने से उत्पाद बनेगा, जब वो टकरा रहा होगा तो उसका टकराव भी बिल्कुल सटीक होना चाहिए, उसका ओरिएंटेशन भी ठीक होना चाहिए। तो ओरिएंटेशन अभिविन्यास भी हमारा मैटर करेगा उत्पाद को बनाने के लिए। तो अब हमारे पास 3 फैक्टर हो गए। ये जो ओरिएंटेशन है इसको P फैक्टर से डिनोट करते हैं, तो P फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। तो अब जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन आया K, वो बराबर आया PZ, ZAB लिख सकते हो आप, ZAB e की पावर माइनस के EA अपॉन RT, EA अपॉन RT, ये हमारे पास, जहां PZ इन दोनों फैक्टर को हम बोलते हैं पूर्व, मैंने बोला था आपको पूर्व चरघातांकी, पूर्व चरघातांकी बेटा गुणांक, दोनों को पूर्व चरघातांकी गुणांक। क्लियर है बात बेटा, बहुत अच्छा। अच्छा, या फिर मैं बोल सकता हूं इनको हम आवृत्ति गुणांक, अच्छा पूर्व चरघातांकी गुणांक कहते हैं हम इसको, ध्यान सुनते रहो बेटा अच्छे से। जहां पर P हमारे पास, अगर मैं P की बात करूं तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रायिकता, प्रायिकता, इसे प्रायिकता गुणांक कहते हैं बेटा, या प्रायिकता या त्रिविम कारक, मैंने कहा था ओरिएंटेशन, त्रिविम कारक P को हम, Z को मैंने आपको बताया था ZAB हमारा क्या है, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, ZAB है आवृत्ति गुणांक, ZAB क्या हमारा आवृत्ति गुणांक, जिसे हम आवृत्ति गुणांक, ओके। E है हमारे पास क्या है बेटा, E है हमारी है सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, जब हम किसी अभिक्रिया को कराते हैं और अभिक्रिया नहीं होती, तो अभिक्रिया को कराने के लिए जो हम तापमान देते हैं, जो टेम्परेचर देते हैं, वो हमारी क्या कहलाएगी, सक्रियण ऊर्जा। या जब मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे तो वहां से हीट निकल रही है, और वो जो हीट निकल रही है वो मॉलिक्यूल की क्या बढ़ा देगी, गति ऊर्जा बढ़ा देगी, ताप बढ़ रहा है तो गति ऊर्जा बढ़ेगी, तो ये हमारी क्या होगी, सक्रियण ऊर्जा होगी इस मॉलिक्यूल के लिए, सक्रियण ऊर्जा। T आपको बताइए तापमान है, तापमान है, और बेटा R हमारा क्या है, गैस स्थिरांक है, गैस स्थिरांक है। अब आर्हेनियस ने सिर्फ ये जो हमारे पास प्री एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट है, जो हम PAZ बोल रहे हैं, इसको उन्होंने A माना, तो K बराबर A e की पावर माइनस के EA अपॉन RT, ये हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या बेटा, आर्हेनियस समीकरण, आर्हेनियस समीकरण, ये हमारी क्या है, आर्हेनियस समीकरण है, ये हमारे पास आर्हेनियस समीकरण। जहां पर A, अब मैं क्या कहूंगा, आर्हेनियस गुणांक कह दो A को, आर्हेनियस गुणांक, या फिर आवृत्ति गुणांक, या फिर आवृत्ति गुणांक, आवृत्ति गुणांक। बाकी सारी टर्म्स मैंने बता दी, ये सेकंड ऊर्जा, आर गैस स्थिरांक, टी टेम्परेचर, के हमारा वेग स्थिरांक है। क्लियर बात बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कुछ चीजें हमारे पास यहाँ पर बात करते हैं हम किसकी बेटा, कैटलिस्ट की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैटलिस्ट के बारे में, उसको भी देख लेते हैं क्योंकि हम यहीं पर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, ध्यान से देखना इसको अच्छे से, कई बार यहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये हमारे पास है ग्राफिक, हमने कहा हमारे पास जो अभिकारक के पास एनर्जी है वो इतनी है, लेकिन चाहिए उन्हें इतनी,
जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, दहली ऊर्जा। अब यहां से यहां तक ऊर्जा देने के लिए हमारे पास हमने जितनी ऊर्जा दी वो हमारी कहलाती है सक्रिय ऊर्जा। ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हमारे पास क्या है बेटा, दहली ऊर्जा ईटी। अब ये जो प्रोडक्शन है वो बन चुका है, लेकिन हमने कहा कि हमारे पास प्रोडक्शन तो हो गया, उत्पाद तो बन गया बेटा, लेकिन एनर्जी बेटा डिक्रीज कर गई। वो इसने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी उससे ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर दिया, तो हम कहेंगे अभिक्रिया से ऊष्मा निकल रही है। और अगर ऊष्मा निकलेगी तो उसमें बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर ये ऊपर होता तो दी तो ज्यादा निकाली इसने कम, तो ऊष्मा को अवशोषित कर लिया। अगर ऊष्मा को अवशोषित करेगा तो इसे बोलेंगे हम हाँ क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। खैर वो तो अलग थर्मोडायनेमिक्स फिनोमिना है, अभी यहाँ पर हम फिलहाल देखते हैं। अच्छा, इसको समझना बेटा, ये हमारे पास जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वो हमारा है कहाँ के लिए, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। जब उत्प्रेरक हमने नहीं लिया, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति, जब हमने बेटा उत्प्रेरक नहीं लिया, राइट। अब अगर मैं यहां पर ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, अगर यहां पर एनर्जी H1 है एंथैल्पी, और यहाँ की एंथैल्पी अगर H2 है, या फिर आप नॉर्मल यहाँ एक ग्राफ प्लॉट करो तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं जो डेल्टा H है, डेल्टा H वो हमारा होगा H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 जो डेल्टा H, और वो नेगेटिव आने वाला है इसके लिए क्योंकि H2 कम होगी, सॉरी H2 ज्यादा होगी और H1 सॉरी H2 कम होगी और H1 ज्यादा है। देखो ये एनर्जी इतनी है, ये एनर्जी कम है, तो इसलिए डेल्टा H नेगेटिव आने वाला है। खैर ये आपको पता होना चाहिए डेल्टा H हमारा क्या है। डेल्टा H हमारी एंथैल्पी, डेल्टा H क्या है हमारी बेटा, एंथैल्पी परिवर्तन। बहुत सारे इसे ऐसे भी देखते हैं, बहुत सारे आप इसको ग्राफ प्लॉट करना, इसमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेना। खैर अभी फिलहाल जो हम बात कर रहे हो उसे देख, जैसे मैं इसके अंदर उत्प्रेरक डालता हूं तो उत्प्रेरक क्या काम करेंगे बेटा, उत्प्रेरक रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे, यानी कि सक्रिय ऊर्जा को घटा देंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी को घटा देंगे। तो ये जो पीक है ये कम हो जाएगा, ये जो पीक है कम हो जाएगा उत्प्रेरक की उपस्थिति। मान लीजिए यहाँ पीक आया, ये बेटा इसको देखो, मैं सही बना देता हूं एक बार और, बस भाई ऐसे देख लेते हैं। ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वो हमारे पास क्या है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अब उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेरे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी चाहिए बेटा, ये रही देखो, पहले इतनी चाहिए थी अब इतनी चाहिए, और अगर इतनी थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए तो यहां तक तो है हमारे पास। अब हमारे पास अगर देखा जाए बेटा, देखा जाए तो मुझे बताइए जो सक्रिय ऊर्जा है वो भी इतनी चाहिए, वो भी इतनी चाहिए, डैश कह देता हूं। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बदलती है, सक्रिय ऊर्जा भी बदलती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कम हो जाएगी, सक्रिय ऊर्जा भी कम हो जाएगी। और सक्रिय ऊर्जा अगर कम होगी, मैंने आपको बताया था सक्रिय ऊर्जा हमारे पास वेग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर सक्रिय ऊर्जा कम होगी मतलब कम ऊर्जा देनी पड़ेगी ना, उत्पाद जल्दी बन जाएगा, तो इसका मतलब रेट बढ़ जाएगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो सक्रिय ऊर्जा जितनी कम होगी वेग उतना ज्यादा होगा। उत्प्रेरक की उपस्थिति में एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हमारी सक्रिय ऊर्जा घट गई, हमारा क्या घट गया बेटा, दहली ऊर्जा घट गई। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब अपने नोट्स पे चलिए, तो देखिए बेटा नोट्स को देखिए, एक बार रिपीट करा देता हूं। अभिकारक अणुओं के बीच रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए यह आवश्यक है कि अणुओं के बीच टक्कर हो, जिसके फलस्वरूप पुराने आबंध टूटे और नए आबंध बने। यानी कि हमारे पास अगर प्रोडक्शन करना है, रिएक्शन करानी है, तो मॉलिक्यूल को आपस में टकराना पड़ेगा। अच्छा, इस सिद्धांत की महत्वपूर्ण अवधारणा निम्नलिखित है। पहला बेटा, दो अणुओं के बीच रासायनिक अभिक्रिया तभी संभव है जब वे टकराए। अगर वो टक्कर हो रही है तो रिएक्शन पॉसिबल है, अगर नहीं हो रही है तो नहीं पॉसिबल है। दूसरा, अभिकारक अणुओं के बीच होने वाले सभी संघट या टक्करें प्रभावी नहीं होती। जितने भी टक्कर से सब इफेक्टिव नहीं होगी बेटा, सबके पास वही सेम एनर्जी नहीं होगी, सबके पास अलग अलग एनर्जी होगी, तो उनकी टक्कर भी अलग अलग होगी, तो सभी टक्कर प्रभावी नहीं होती। इनमें से केवल कुछ टक्कर ही प्रभावी होती है, कुछ ही टक्कर प्रभावी है, इन्हें प्रभावी संघट कहते हैं। इन प्रभावी टक्करों के फलस्वरूप ही उत्पाद बनते हैं। जो इफेक्टिव टक्कर होगी उनके फलस्वरूप ही हमारे क्या बनेंगे बेटा, उत्पाद बनेंगे। आगे चलते हैं।
तीसरा पॉइंट देखिए बेटा, तीसरा पॉइंट क्या है? प्रभावी टक्कर के लिए प्रत्येक अणु के पास ऊर्जा की एक न्यूनतम मात्रा, ऊर्जा की कम से कम मात्रा होना आवश्यक है। इस न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं बेटा? दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। भाई जो टकराना है उसके पास कम से कम मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। हाँ, मिनिमम एनर्जी, इस मिनिमम एनर्जी को हमारे पास क्या कहते हैं? हम इसे दहली ऊर्जा कहते हैं। मैं आपको समझा चुका हूं। चौथा पॉइंट, अभिकारक अणुओं के लिए वह अतिरिक्त आवश्यक ऊर्जा, जो अभिकारक अणु है, अतिरिक्त आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, ताकि ताकि उनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो जाए। अभिकारक के पास 50 जूल की थी, हमें 300 करनी थी तो 250 देनी पड़ेगी ना, तो वो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, ताकि उनकी ऊर्जा किसके बराबर हो जाए? दहली ऊर्जा के बराबर हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। वो हमारी सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। सक्रिय ऊर्जा बराबर होगी दहली ऊर्जा माइनस अभिकारक अणुओं की ऊर्जा। ये मैं बता चुका हूं बेटा, इसको नोट अच्छे से आप कर सकते हो। ठीक है, यहां पर एक ग्राफ जो मैंने बताया था ना, किस तरह ग्राफ बेटा? इस तरह ग्राफ जो मैंने बताया था आपको, ये वाला, ये बना लेना अच्छे से, इस तरह का। वो यहाँ पे आप नोट्स में तैयार कर लेना। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। पांचों पॉइंट देखिए बेटा, पांचों पॉइंट क्या कहता है? अभिक्रिया मिश्रण के प्रति एकांक आयतन में प्रति सेकंड संघट को संघट आवृत्ति Z कहते हैं। मैंने आपको बताया कि जो एक सेकंड में एकांक आयतन में जितनी टक्कर होंगी, उन टक्करों की संख्या को हम आवृत्ति संघट कहेंगे या संघट आवृत्ति कहेंगे, जैसे डिनोट किससे करते हैं? Z से करते हैं। और वेग इसी पे डिपेंड कर रहा था कि एक सेकंड में कितने मॉलिक्यूल आपस में टक्कर कर रहे हैं, और वो भी प्रभावी टक्कर, तो K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ZeV के। तो ये बात सारी हो चुकी है बेटा। अब हम बात कर रहे हैं वो जो टक्कर हो रही है, जिसे हम प्रभावी टक्कर बोल रहे हैं, उनके कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो इफेक्टिव टक्कर कर रहे हैं। उसको हमने किसके थ्रू निकाला था? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण वक्र के थ्रू। ये क्या कहते हैं? बस पढ़ना है आपको, ज्यादा इसको डिटेल में चीजें सीखनी, लेकिन जो सिखा दिया मैंने वो पीछे बता दिया। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण वक्र एक ग्राफ है जो किसी आदर्श गैस के अणुओं के बीच गति या गतिज ऊर्जा के वितरण को दर्शाता है, डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। यह अणुओं की संख्या, जो अणुओं की संख्या है, उनके अंश को उनकी गति के विरुद्ध आलेखित करता है। नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात हो रही है, जिसमें एक शिखर सबसे संभावित गति, एक जो शिखर होगा, जो पीक था उसका, वो सबसे संभावित गति सबसे अधिक संख्या के अणुओं द्वारा धारण की गई, यानी कि जो सबसे ज्यादा अणु है उनके द्वारा धारण की गई पोजीशन को बता रहा है। अच्छा, को दर्शाता है। वक्र दर्शाता है कि बहुत कम अणु जो है की गति, बहुत कम अणु है ना, उनकी गति या तो बहुत कम होगी या बहुत अधिक होगी। यानी कि जो मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल थे ना, वो बीच में थे, 100 जूल पे थे मैक्सिमम की। तो कुछ की मॉलिक्यूल, यानी कि बहुत कम मॉलिक्यूल की ऊर्जा तो 100 जूल से कम थी, और बहुत कम मॉलिक्यूल की ऊर्जा 100 जूल से ज्यादा थी। यही बात कहना चाह रहा है कि बहुत कम अणुओं की गति बहुत कम या बहुत अधिक होती है, और उच्च तापमान पर वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो जो शिखर है वो दाईं ओर खिसक गया। आपने देखा था कि जो शिखर था वो दाईं ओर खिसक गया था, और चपटा हो जाता है, जो उच्च औसत गति को दर्शाता है। राइट, अब तापमान का इफेक्ट देख लेते हैं बेटा हम इसको। तापमान देख लिए बेटा, तापमान वक्र कैसे प्रभावित होता है। अगर मैं तापमान को बढ़ाऊंगा तो तापमान बढ़ने से जो हमारा शिखर है वो दाईं ओर खिसक जाएगा और चपटा हो जाएगा। तो जैसे तापमान बढ़ता है वक्र चपटा होता जाता है और दाईं ओर खिसक जाता है। इसका अर्थ है कि अणु औसतन तेज गति से चलते हैं, तेज गति से बेटा चलते हैं, और ज्यादा अणुओं की गति ज्यादा होती है, फिर अणुओं की गति बढ़ जाएगी, यानी कि ज्यादा अणुओं की गति बढ़ जाएगी। लेकिन अगर तापमान को घटाओगे तो फिर संकरा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और पीक बढ़ जाएगा, वक्र ऊंचा हो जाएगा। तो निम्न तापमान पर वक्र लंबा और संकरा होता है तथा बाईं ओर खिसक जाता है, इधर को खिसक जाएगा, बाईं ओर खिसक जाता है, जो यह दर्शाता है कि अणुओं की औसतन गति कम है। अब इसको ग्राफ देख लेते हैं बेटा इसका। ये सारी बात मैं वहां समझा चुका हूं। ये हमारे पास ग्राफ है। यहां पर तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी के साथ है, और यहाँ पर हमारा T डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर है, T + 10 डिग्री सेल्सियस पर हमारा कर्व है। इसको समझते हैं। जो ब्लू कलर है हमारा, ब्लू कलर, इसको देख लेते हैं बेटा। हमने जो कर्व लिया है वो T डिग्री सेल्सियस पे लिया है, तो ध्यान से देखना, ये जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल है उनका फ्रैक्शन इतना है,
काइनेटिक एनर्जी इतनी है, लेकिन चाहिए इतनी, ये जो आपको दिख रहा होगा ये इतनी चाहिए बेटा। सॉरी, ये तो मैंने सबके लिए बना दिया, इतनी चाहिए। हाँ यही तो है, इतनी, ये है ब्लू कलर, इतनी होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी। अब हमने जब 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाया तो देखो दाईं ओर खिसक गया हमारा वक्र जो है, पीक जो है, और ये जो हमारा जब दाईं ओर खिसक गया तो ध्यान देना मैक्सिमम मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, जिससे हमारे पास ये प्रोडक्शन बढ़ गया, ये वक्र बढ़ गया। ये चीज मैंने सिखा दिया आपको, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से वहां पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि ये दो ही फैक्टर रिएक्शन में भाग नहीं लेते, तीसरा फैक्टर ओरिएंटेशन भी मैटर करता है, क्योंकि अभिविन्यास अगर सही नहीं होगा, टकराव अगर सही नहीं होगा, जो टक्कर है वो प्रभावी है, सेम एनर्जी के साथ टकरा रहे हैं, लेकिन उनकी टक्कर अगर इफेक्टिव नहीं है, सही तरीके से नहीं टकरा रहे बेटा, एनर्जी है पूरी तरीके से, उतनी एनर्जी है, लेकिन फिर भी उनका टक्कर सही नहीं है, उनका ओरिएंटेशन सही नहीं है, तो फिर भी वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे, वो भी मैं बात आपको बता चुका हूं। तो ये भी मैटर करता है, और इसको हम पी फैक्टर से डिनोट करते हैं बेटा, किससे? पी फैक्टर से। चलिए देखते हैं, अभिकारक अणु एक उपयुक्त अभिविन्यास में ही टकराते हैं, एक उपयुक्त अभिविन्यास में टकराते हैं, जिससे अणुओं के पुराने आबंध आसानी से टूटकर नए आबंध का निर्माण करते हैं। पुराने बॉन्ड टूटेंगे, न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे। जैसा आपने देखा था कि OH माइनस जब बैक साइड से अटैक कर रहा था, Br का बॉन्ड टूटता जा रहा था, OH का बॉन्ड बनता जा रहा था। यही अभिविन्यास में टकराने पर, सही अभिविन्यास में टकराने पर अणुओं के बीच सीधा संपर्क होता है। अगर ठीक टकरा रहे हैं तो कांटेक्ट बिल्कुल डायरेक्ट होगा, जिससे उनके बीच होने वाली टक्कर प्रभावी होती है। इसे पी कारक से प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से डिनोट करेंगे बेटा, जैसे जिसे प्रायिकता कारक, ठीक है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या त्रिविम कारक कहते हैं। तो मैंने आपसे कहा था, ये एग्जांपल्स मैंने दिखा दिया, वही एग्जांपल जो एनसीईआरटी वाला दिखाया था बेटा, वो यहाँ पर नोट्स में आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, कौन सा वाला? कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला, ये ऐड कर लेना बेटा। मैं बस बता रहा हूं कि हमारा जब फ्रंट से अटैक कर रहे थे हम, तो कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, ये इधर भाग रहा था और वो इधर भाग रहा था, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, राइट। और जब बेटा हमने यहाँ पर बात करी, इस पर बात करी मैंने, तो ये अनुपयुक्त ओरिएंटेशन था, याद होगा आपको। और जब मैंने बात करी कि अगर जब ये पीछे से बैक पर अटैक करता है तो OH माइनस इसके साथ जुड़ जाता है, धीरे धीरे बॉन्ड बनाने लगता है, और ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटने लगता है बेटा, धीरे धीरे टूटने लगता है। इसको बोलते हैं मध्यवर्ती, और कुछ समय बाद हमारा प्रोडक्शन हो जाता है। कुछ समय क्या, एकदम ही प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि इसकी लाइफ तो बहुत ज्यादा छोटी होगी, वेरी स्मॉल लाइफ, ठीक है, एकदम प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये एग्जांपल आप यहाँ पर दिखा सकते, शो कर सकते ओरिएंटेशन फैक्टर। चले आगे, बहुत बढ़िया। उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में MCQ कंपटीशन में डायरेक्ट आ जाता है बेटा यहाँ से, तो आपको पता होना चाहिए। ध्यान से सुनना बेटा अच्छे से। पहला पॉइंट देखो आप बेटा, पहला पॉइंट, उत्प्रेरक की थोड़ी सी मात्रा ही अभिकारक की अधिक मात्रा को उत्पाद में परिवर्तित कर देती है। अगर मैं उत्पाद की थोड़ी सी मात्रा डालूं तो उत्पाद की बहुत अधिक मात्रा को उत्पाद में, तो अभिकारक की अधिक मात्रा को उत्पाद में कन्वर्ट कर देगी, पहली बात। दूसरी बात जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि जो उत्प्रेरक है ना, वो अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी को परिवर्तित नहीं करता है। उत्प्रेरक का डेल्टा जी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उत्प्रेरक का डेल्टा जी के मान पर बेटा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा ध्यान से देखो, ये स्वैत स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया को तो उत्प्रेरित करता है, लेकिन अस्वैत नॉन स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं करता है। उस स्पॉन्टेनियस को तो उत्प्रेरित करेगा, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ये बात आपको पता हो। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है बेटा ये, कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की एंथैल्पी डेल्टा एच को प्रभावित नहीं करता। मैंने आपको बताया भी, आपको समझाया भी है कि उत्प्रेरक का डेल्टा एच के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उत्प्रेरक का डेल्टा एच के मान पर। पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या है,
कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा ये या दहली ऊर्जा का मान बदलता है। यानी कि जो उत्प्रेरक है वो अफेक्टेड कर देते हैं, बदल देते हैं सक्रियण ऊर्जा को भी और दहली ऊर्जा को। बताया ना, सक्रियण ऊर्जा भी कम हो जाएगी और दहली ऊर्जा भी कम हो जाएगी, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो ये चीज आप देख सकते हो। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। ये लेक्चर थोड़ा लेंथी था और बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे इसमें। तो अगर आपको किसी को कोई डाउट है इस लेक्चर के बारे में तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम बहुत अच्छे से आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करें। पढ़ते रहिए बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।